प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूं। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैं बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं लोहे पर जंग लगने की जो प्रोसेस होती है, कोरोजन की प्रोसेस, उस प्रोसेस के बारे में अपन बात करेंगे। लोहे को जंग रोधी किस तरीके से बनाया जाता है, गैल्वेनीकरण की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे अपन बात करने वाले हैं वल्कनीकरण क्या प्रोसेस होती है, साबुन क्या होती है, साबुन का निर्माण किस तरीके से होता है, अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक का निर्माण किस तरीके से होता है, साबुन और अपमार्जक दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फोटोग्राफी के अंदर कौन कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। अम्लगम और अम्लराज का आपने नाम सुना होगा, क्या होते हैं इसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सीमेंट और सीमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि कोयला क्या होता है और कोयले के कितने प्रकार होते हैं, भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की ये क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं लोहे पर जंग लगना, कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है और गैल्वेनीकरण क्या होता है। भाई, जल योजित लोहे का ऑक्साइड, उसको क्या बोला जाता है, फेरस और फेरिक बोला जाता है। जल योजित लोहे के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, फेरस और फेरिक बोला जाता है। जंग लगने हेतु भाई आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए। तो स्वतंत्र ऑक्सीजन, मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन की जरूरी होती है। और दूसरा क्या है, अगर वातावरण के अंदर नमी है, मतलब कि क्या है, जल है, तो उस लोहे पे क्या होता है भाई, जंग लग जाता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। जंग लगना एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात कि एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब लोहे पर जंग लगने के बाद अपन पुनः लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे अपन बात करें गैल्वेनीकरण की प्रोसेस क्या होती है। गैल्वेनीकरण की प्रोसेस होती है कि लोहे को जंग से बचाने हेतु उस पर जस्ता मतलब कि जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनीकरण। तथा इस प्रकार प्राप्त लोहे को क्या बोला जाता है, जस्तीकृत लोहा या गैल्वेनीकृत लोहा बोला जाता है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीआई भी बोला जाता है, गैल्वेनीकृत आयरन के नाम से जाना जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे इमेज में ये लोहे के वायर्स हैं। इन लोहे के वायर्स के ऊपर क्या कर दिया है, जिंक जस्ते की यहाँ पे पॉलिश कर दी है, जिससे इसको क्या बनाया गया है, जंग रोधी बनाया गया है। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है, रबड़ को कठोर करने की प्रोसेस होती है। रबड़ को जब अपन सल्फर के साथ, गंधक के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वल्कनाइजेशन बोला जाता है, वल्कनीकरण बोला जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब रबड़ प्राप्त कैसे करते हैं भाई, रबड़ का होता है एक पेड़, और पेड़ के तने पर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक कट लगा दिया जाता है, और कट से एक दूध प्राप्त करते हैं। मिल्क जैसा एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं या लेटेक्स बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई, लेटेक्स बोलते हैं। इस लेटेक्स के अंदर क्या मिला दिया जाता है, एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है। ये जो क्षीर प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, उसके अंदर एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है, जिससे लचीला प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। जिससे क्या मिलता है अपने को, लचीला प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। प्राकृतिक लचीले रबड़ को, अब अपने को सख्त रबड़ चाहिए, मजबूत रबड़ चाहिए, तो इस रबड़ को क्या किया जाता है, गंधक के साथ
मतलब कि सल्फर के साथ इस रबड़ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण बोलते हैं। रबड़ सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है भाई, इसका प्रयोग किया जाता है टायर बनाने में, टायर और ट्यूब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और वाहनों के टायर और ट्यूब होते हैं, उससे किसका प्रदूषण होता है बच्चों, उससे प्रदूषण होता है गंधक का प्रदूषण। जब गाड़ी चल के आती है दूर से तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है उसके टायर में। वो स्मेल किसकी आती है, वो गंधक की स्मेल आती है, सल्फर की स्मेल आती है। अतः वाहनों के टायर से जो प्रदूषण होता है, टायर और ट्यूब से, वो कौन सा प्रदूषण होता है, गंधक का प्रदूषण होता है। आगे बात करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी बात करें, साबुन क्या होते हैं। भाई साबुन क्या होते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन होते क्या हैं, सभी को पता है कि उच्च वसीय अम्ल को कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaOH। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला मैंने बताया था NaOH फॉर्मूला होता है। उच्च वसीय अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण अपने को प्राप्त होते हैं। उच्च वसीय अम्लों को किसके साथ गर्म किया जाता है, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। और साथ में क्या मिलता है अपने को, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण बोला जाता है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या होता है भाई, एल्कोहल होता है। इसका प्रयोग साबुन को पारदर्शी बनाने में, आपने देखा होगा कई साबुन आती हैं मार्केट में, पियर्स वगैरह नहाने की साबुन होती हैं, सर्दियों के अंदर काम में ली जाती है। जिसकी स्किन ड्राई होती है वो यूज करते हैं पारदर्शी साबुन का। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, ग्लिसरीन मिक्स होती है, ग्लिसरॉल मिक्स होता है, इसलिए वो साबुन क्या होते हैं, पारदर्शी साबुन होते हैं। अब बात करते हैं कपड़े धोने के साबुन के अंदर, तो क्या होता है भाई, कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। और नहाने के साबुन के अंदर क्या मिलाया जाता है, कास्टिक सोडा के स्थान पे क्या मिला दिया जाता है, कास्टिक पोटास मिला दिया जाता है। बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है भाई, साबुन निर्माण की प्रोसेस सेम होती है। आगे बात करें कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। जल दो प्रकार के बताए थे, एक तो मृदु जल और एक कठोर जल। कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता है, अपमार्जक झाग देता है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रोसेस है कि अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार के साबुन रहित साबुन है। साबुन है पर साबुन रहित हैं। क्यों है भाई, उच्च हाइड्रोकार्बन को, जब उच्च हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए भाई, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, इसको गर्म किया जाता है किसके साथ, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है भाई, लोरिक एल्कोहल का निर्माण होता है। और लोरिक एल्कोहल को ही क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट बोला जाता है। इसी को अपमार्जक बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें, जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल के साथ झाग देता है। इसी वजह से साबुन की बजाय अपमार्जक से जो कपड़े हैं वो ज़्यादा साफ होते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कि साबुन और अपमार्जक दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले यहाँ पे साबुन की बात करें, यह वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। मैंने बताया था कि साबुन से क्या निर्माण होता है भाई, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या होते हैं, साबुन होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। इनमें COONA समूह होता है, इसमें SO3Na समूह होता है। ये कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक क्या करते हैं, कठोर जल के साथ अच्छे से क्रिया करते हैं। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है जो अनअपघटीय होते हैं। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, इसीलिए ऊनी कपड़ों को किससे धोया जाता है, अपमार्जक से धोया जाता है। ये जल में घुलने में समय लेते हैं।
जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, जल में तीव्रता से घुल जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फास्फोरस। अब फास्फोरस आपने सभी ने देखा है। फास्फोरस क्या होता है भाई, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी और माचिस की डिब्बी पे एक इस तरीके का एक रोगन लगा हुआ रहता है, देखा होगा इस तरीके का रोगन। वो रोगन क्या होता है, फास्फोरस, वो होता है लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई के निर्माण में। दिया सलाई क्या होता है भाई, माचिस जो होती है उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद व पीला फास्फोरस होता है वो क्या है, वायु से क्रियाशील होता है, वायु की उपस्थिति में क्या है, आग पकड़ लेता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, जल में डुबोकर रखते हैं सफ़ेद व पीले फास्फोरस को। अंधेरे में जब अपन इसको देखते हैं तो ये अपने को क्या है, प्रतिदीप्ति, मतलब कि हल्की हल्की एक लाइट प्रदान करता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चूहे मारने की दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें अपन पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस होता है वो, उसकी प्रकृति कैसी होती है भाई, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, आतिशबाजी में। भाई पटाखों के अंदर ऐसे पीले 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 लाइट जो जलती है, येलो लाइट जो ऊपर जल के जो पटाखे फटते हैं, उसमें जो येलो कलर की प्रतिदीप्ति अपने को दिखती है वो क्या होता है, पीला फास्फोरस। कई बार पूछ लिया जाता है पटाखों में लाल रंग किसकी वजह से होता है, स्ट्रोंशियम की वजह से, और हरा रंग किसकी वजह से होता है पटाखों में, बेरियम की वजह से। ठीक है, तो ये हुआ फास्फोरस। फास्फोरस के बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे फोटोग्राफी में कौन कौन से रसायन यूज होते हैं। अभी तो डिजिटल कैमरा चल गया, पुराने टाइम में जो कैमरा होता था वो कैसा होता था भाई, रील वाला कैमरा। इस तरीके की रील डलती थी जिसपे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का क्या किया जाता था, लेप किया जाता था। यह प्रकाश संवेदी होता था, तो इसका प्रयोग किस में होता था, फिल्म के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। सेकंड बात करें सोडियम थायोसल्फेट की, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, AgBr। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, इसे हाइपोविलियन कहते हैं। यह स्थायीकरण के रूप में फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, एक टॉपिक है सिमिलर नाम है पर चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, अम्लगम और अम्लराज। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अम्लगम। अम्लगम क्या है भाई, एक प्रकार की मिश्र धातु अपन इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, एलॉय मेटल बोल सकता हूँ। पाराकुश धातु जैसे कौन कौन सी हो गई, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीज हो गया और चांदी हो गई। इन धातुओं के साथ क्या है, क्रिया करके एक मिश्र धातु बनाता है जिसे अम्लगम कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी धातु है जिसके साथ क्रिया नहीं करता, लोहे के साथ ये क्रिया नहीं करता है। तो पारे को किस में रखा जाता है भाई, लोहे के बर्तन के अंदर इसको सेफली रखा जा सकता है। आगे बात करें अपन अम्लराज की। अम्लराज क्या होता है भाई, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। इसके अंदर 3 भाग तो HCl के यूज किए जाते हैं, 1 भाग इसका HNO3 का यूज किया जाता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बोला जाता है। जो भी उत्कृष्ट धातु हैं मैंने आपको बताई थी, सोना हो गई, चांदी हो गई, प्लेटिनम हो गई, ये क्या करती हैं, इस एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती हैं। अतः इसका प्रयोग इनके परिरक्षण में करते हैं कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी जांच के अंदर प्रयोग किया जाता है। और कहाँ यूज होता है इसका, सोने के आभूषणों को साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, एग्जाम में पूछा जाता है 24 कैरेट का। और सोना जिससे अपने आभूषण का निर्माण होता है वो कितने कैरेट का होता है भाई, 22 कैरेट का सोना होता है। 22 कैरेट के सोने के अंदर क्या होता है, 22 भाग तो सोना। 22 कैरेट क्यों बोला जाता है इसको, देखो भाई इसके अंदर 22 भाग तो किसके होते हैं, सोने के, प्लस इसके अंदर जो 2 भाग होता है वो क्या मिलाया जाता है, तांबा या चांदी मिलाया जाता है। इसलिए इस सोने को क्या बोला जाता है, 22 कैरेट का सोना बोला जाता है। आगे अपना टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सीमेंट। तो पहली जो सीमेंट थी वो कौन सी थी भाई, पोर्टलैंड सीमेंट। एक चीज और याद रखना, सीमेंट का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ एस्पडीन।
किसने किया था? जोसेफ एस्पडीन। जोसेफ एस्पडीन ने सीमेंट का सबसे पहले आविष्कार किया था। संगठन की बात करें कि सीमेंट के संगठन में क्या क्या होता है, तो चूने का पत्थर, सुनने नहीं है, ये चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिना होता है, जिप्सम होता है, सिलिका, सिलिका को ही क्या बोला जाता है? जो चिकनी मिट्टी होती है, रेत होती है, उसी को सिलिका बोला जाता है। और सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इसके अंदर क्या होते हैं? यूज होते हैं। ये सीमेंट निर्माण की क्या है? पूरी की पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से सीमेंट का निर्माण होता है। आगे देखो भाई, सीमेंट के बारे में कुछ चीजें। सीमेंट को बालू तथा पत्थर की गिट्टियों के साथ मिलाने को क्या बोला जाता है? कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, कंक्रीट क्या होता है भाई? सीमेंट को बालू तथा पत्थर की गिट्टियों के साथ मिश्रित कर देना और उससे क्या बनता है? एक कठोर पिंड बन जाता है, उसी को कंक्रीट बोला जाता है। लोहे की छड़ों तथा गार्डर, गार्डर क्या होती है भाई? लोहे की लंबी रोड, उसके ऊपर सीमेंट अगर बिछा देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आरसीसी बोलते हैं। जो अपना लेंटर की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? आरसीसी। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर जमते समय सीमेंट के अंदर क्या हो जाएगी भाई? दरारें पड़ जाती हैं। किसकी मात्रा अधिक होने पर? कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर। जिप्सम सीमेंट को जमाने की दर को घटाता है। सीमेंट, जिप्सम क्यों मिक्स की जाती है? कि जो सीमेंट है वो क्या करे? धीरे धीरे जिमे, धीरे धीरे जिमेगी तो सीमेंट क्या होगी? अधिक मजबूती प्रदान करेगी। एल्यूमिना सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाता है। और जलरोधी सीमेंट बनाने के लिए, वाटरप्रूफ सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट के अंदर ओलिक एसिड मिला देते हैं, जिससे सीमेंट क्या हो जाती है? वाटरप्रूफ हो जाती है। आगे बात करें अपन, लास्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है? कोयला। अब सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था कि कोयला कितने प्रकार का होता है भाई? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमनी होता है और एंथ्रेसाइट होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट। पीट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है भाई? 50%। लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है भाई? 60%। बिटुमनी कोयले के अंदर कितनी मात्रा होती है भाई? 70 से 80%। और लास्ट जो कोयला है इसके अंदर एंथ्रेसाइट में 80 से 100% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें कार्बन कम है तो ये क्या देगा? ज़्यादा धुआं देगा। ठीक है, कम आंच देगा अपने को। तो इसकी क्वालिटी क्या हुई? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो ये कम धुएं के साथ जलता है, नमी नहीं होती है, तो ये क्या होता है? सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला। राजस्थान में कौन सा कोयला मिलता है भाई? राजस्थान के अंदर मिलता है लिग्नाइट कोयला। सेकंड नंबर का जो कोयला है लिग्नाइट कोयला, वो राजस्थान के अंदर मिलता है। और भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा किस कोयले की खपत होती है? वो होती है भाई बिटुमनी कोयला, सर्वाधिक यूज होता है। भारत और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग आने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमनी कोयला। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको केमिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।